Good morning, friends. I hope you all are doing well. Today is 28th August, and we will start with today's current affairs, news analysis, and English vocabulary. Now, let's start with today's question first. आज शुरू करेंगे आज के जो जीके क्वेश्चंस है उनके साथ में. Let's see क्या क्वेश्चंस आज रखे हैं. आज के यूपीएससी प्रीलिम्स एंड जीके के जो क्वेश्चंस हैं एवं अन्य एग्जाम्स के वो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं. What is NEET? What is National Testing Agency? Who is Director General of NTA? How much is the estimated revenue shortfall of states in current fiscal year till now? What is GST Compensation Act? GST Compensation Act क्या है? What is Article 341 of Indian Constitution? Indian Constitution का Article 341 क्या है? नेक्स्ट है प्रोविजन अंडर आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय स्टेट्स गवर्नमेंट, येस और नो. 342 आर्टिकल के अंदर जो प्रोविजन है वो स्टेट्स गवर्नमेंट्स चेंज कर सकती है. तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 342. वेयर इज येलो सी लोकेटेड? येलो सी कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी लगता है लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं एग्जाम में, एंड दैट्स हाउ वी मेक मिस्टेक. Who is एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पूरा नाम आपको अगर पता है तो लिखिए. What is नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन? बार बार नाम सुनते हैं एनबीए का, बट व्हाट इज इट? व्हाट आर जारवास? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई होप कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा. Who is चीफ ऑफ जेईएम? जैश ए मोहम्मद. What is NDHM? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? इसको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं अपनी क्लासेस में, लेकिन अगर आपको दो लाइन में लिखना हो तो व्हाट इज NDHM? हु वाज द चेयरमैन ऑफ 18th लॉ कमीशन? नेम द कंट्रीज इन एशियान. यूपीएससी में आएगा कि एशियान के 4 कंट्रीज का नाम दे देंगे, 5 कंट्रीज का, उसमें से 1-2 कंट्रीज गलत होंगे, एंड देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से सही हैं. सो तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आप सारे कंट्रीज का नाम जानिए. सो आई एम आस्किंग यू, नेम the countries in ASEAN grouping, and this is who is world number 1 tennis player currently. नाम अखबार में पढ़ते हैं लेकिन ये क्वेश्चंस जीके के ये आ जाते हैं और कई बार हम आंसर नहीं कर पाते हैं, जबकि आज के पेपर में भी है ये. सो बेहतर है कि उसको हम प्रैक्टिस करें. नाउ अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं देन यू जस्ट गो एंड राइट इन कमेंट्स, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आज का जो सेशन है उसके दौरान throughout the session you will get the answers. At the end of the session I will take up English vocabulary, जो हमने कल डिसाइड किया था. Every day we will take around 5 to 8 words. So today also we are taking certain words as part of English vocabulary, and then I will ask you one main question at the end of the video. So शुरू करते हैं आज का current affairs and analysis. फर्स्ट न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है, कई हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगस्त 27 को हुई, एंड देन फाइनली उसमें डिसीजन ये लिया गया दैट फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो स्टेट्स का रिवेन्यू शॉर्टफॉल है वो पैसा सेंटर के पास भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द कोरोना सेंटर का भी रिवेन्यू कम हुआ है. तो क्या एस्टिमेट है? एस्टिमेट ये है कि जो स्टेट्स का रिवेन्यू लॉस होगा वो 3 लाख करोड़ होगा इस साल में. 3 लाख करोड़ होगा इस साल में, एंड इसमें से 97,000 करोड़ वो जीएसटी का जो पे आउट था उसकी वजह से होगा जो सेंटर को देना था, एंड 2.3 लाख करोड़ विल बी बिकॉज ऑफ लेस रिवेन्यू ऑफ द स्टेट्स. नाउ यहां पे क्या ऑप्शंस दिया? यहां पे ऑप्शन गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस दिए हैं. जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है 2017 का, उसके थ्रू गवर्नमेंट को पे करना था. सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू पे 5 साल के लिए, जब ये जीएसटी एक्ट लागू हुआ था 2017 में. सो उस समय ये कहा गया था कि 5 साल तक जो जीएसटी लागू होने से जो स्टेट्स को लॉस होगा वो लॉस एज अ कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती रहेगी 5 सालों तक. और 5 सालों में ये उम्मीद करेंगे जो स्टेट्स का रिवेन्यू है उनके जीएसटी से वो इतना हो जाएगा कि उन्हें लेने की जरूरत ना पड़े सेंटर से पैसा. तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि सेंटर के पास खुद ही रिवेन्यू इस साल कम हुआ है, जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है. सो 97,000 करोड़ को सेंटर ने यह कहा है कि आपका 97,000 करोड़ जो सेंटर को पे करना था, या तो आप वो बोरो कर लीजिए, उधार ले लीजिए आरबीआई से,
या फिर पूरा जो पैसा है जो आपको कम पड़ रहा है 2.35 लाख करोड़, वो आप ले लीजिए और उसको जो है रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दिलवा देगी। सो इसमें 7 दिन का समय दिया है स्टेट्स को सोचने के लिए, एंड ये क्लियर कर दिया है कि दे हैव ओनली दिस 2 ऑप्शंस। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस चूज किया जाता है, आगे हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। नाउ ये अनदर न्यूज है, इट्स रिगार्डिंग SC/ST रिजर्वेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट या कमेंट किया गया है कि विद इन द SC/ST, जो SC/ST के अंदर भी जिन लोगों को अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, सो अभी 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था उन्होंने ये कहा है कि ये देख ले कि जिन कास्ट को सुप्रीम कोर्ट SC/ST का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है तो उसकी लिस्ट को एक बार चेक कर ले और कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला रिजर्वेशन का वो उन तक पहुंचे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। नाउ अब होने क्या जा रहा है इसमें होने ये जा रहा है कि 2004 का एक जजमेंट था, उस 2004 के जजमेंट में ये कहा गया था कि मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, वो अलाउ नहीं किया गया था 2004 के उससे। इसमें आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342 पिक्चर में आता है। 341 में SC की जो लिस्ट होती है कास्ट की, जो सेंट्रल डिसाइड करता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे, एंड उसी तरीके से 342 है जिसमें ST जो ट्राइब्स हैं उनका नाम होता है पूरा, कौन कौन सी कास्ट उसमें आएंगी। सो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का जो 2004 के जजमेंट में, चूंकि वो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल से है, सो स्टेट्स उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नाउ अभी जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 341 और 342 को फॉलो करते हुए ही अगर वो जो लिस्ट है उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाए वैसे कास्ट जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिली है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट के डिसीजन या प्रेसिडेंट की लिस्ट से उसमें चेंज किया जा रहा है। ना अब क्या होगा, अब ये 7 जज जो बेंच के पास ये वर्डिक्ट चला गया है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, और अभी EWS का जो रिजर्वेशन लागू हुआ है 10% जनरल कास्ट के लिए, वो भी आपको मालूम होगा। वो कैसे लागू हुआ EWS? वो लागू हुआ 10% कोटा है, और जिनका पैसे जिनके फादर्स या पेरेंट्स कम कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक उसमें लिमिट है 8 लाख एनुअल जो इनकम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए, 5 एकड़ से लैंड कम होना चाहिए, इस तरीके के कई है। उसी तरीके से OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो सेम लाइन पे SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पे शायद आने वाले दिनों में हम ये देखें। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रिजर्वेशन के हिसाब से। रिजर्वेशन बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर ही एक क्रीमी लेयर टाइप का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। ये है नीट से रिलेटेड। अगर आपने आंसर लिख दिया कमेंट में, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बता दूं, नीट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एंड जो हमारे ये हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड से हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत का दौर चल रहा है उसमें ही चाइना की तरफ से कमेंट किया गया है कि इंडिया को लार्जर पिक्चर देखना है, और लार्जर पिक्चर में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट तक नहीं रहना है, एंड बाकी भी जो स्ट्रेटजिक भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है दैट ऑल्सो इंडिया हैज टू कीप इन माइंड। सो इंडिया ने भी अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है कि जब तक मई से पहले की पोजीशन लद्दाख सेक्टर में नहीं होती है तब तक इंडिया विल कंटिन्यू टू टेक ऑन दिस इश्यूज। नाउ ये एक न्यूज है अंडमान से। अंडमान में है ये 5 मेंबर्स ऑफ ग्रेट अंडमानिस ट्राइब, वहां पे कोरोना की रिपोर्टिंग हुई है, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है PVTG, उनको कोरोना हुआ है। नाउ यहीं से जारवास मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो दे बिलोंग टू दिस अंडमान ट्राइब्स, और जारवास का एक केस भी हुआ था 2018 में जहां पे कि एक अमेरिकन था, वो वहां पे गया था एज ए टूरिस्ट, सो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज कॉल्ड, एक तरीके से जो टूरिज्म के नाम पे जो ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था उस पर रोक लगी है, और वैसे भी एंडेंजर्ड टाइप के हैं और पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज? नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में कहा है कि रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं टू पुट अरुणाचल प्रदेश इनटू 6th शेड्यूल। कल मैंने इसको कवर किया था, जो 6th शेड्यूल है
उससे बेनिफिट मिलता है, उनके जो ट्राइबल एरियाज है उनको बेनिफिट मिलता है, और जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वो 6 शेड्यूल के अंदर है, तो उससे जो उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स बना सकते हैं अलग से। सो ये अपना इन्होंने प्रपोजल रखा है। नाउ व्हाट्स दिस इज अगेन रिलेटेड टू नागालैंड। नागालैंड का इशू है, वहाँ पे नागालैंड आपको मालूम होगा NSCN और IM और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 2015 में एग्रीमेंट हुआ था, और NSCN IM की डिमांड है एक ग्रेटर नागा स्टेट बनाने की, नागालिम, और उसमें जितने भी नागा इनहेबिटेंट नागा एरियाज हैं, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हो या फिर म्यांमार के हो, उन सबको मिला के एक अलग कंट्री बनाने की थी। तो हालांकि वो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसमें यह है कि जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का एरिया नया नागालिम स्टेट्स पे मिलाने की बात कर रहे थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने ये कहा है कि वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, दैट अरुणाचल प्रदेश का एरिया नागालिम स्टेट्स में मिलाया जाए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। नाउ वी विल सी द एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या है? एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल है, दिस इज रिलेटेड टू NIA ने जो कल चार्जशीट फाइल की है। NIA ने, आपको मालूम होगा, पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में 14 फरवरी, जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे। उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट फाइल की है। उसमें मेन जो परपरेटर है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इसका, वो JEM जैश ए मोहम्मद का चीफ है, मौलाना मसूद अजहर, उसका नाम है, एंड उसके अलावा बाकी जो कई पाकिस्तानीज का इसमें नाम है। नाउ ये जो चार्जशीट लगाई है, ये इन्वेस्टिगेशन, ये फॉरेंसिक एविडेंस का यूज़ हुआ है, DNA एनालिसिस, IP एड्रेस ट्रैकिंग का यूज़ हुआ है इसमें, एंड जो गाड़ी, जिस गाड़ी से अटैक किया गया था उस गाड़ी के नंबर्स प्लेट्स वगैरह भी, उसका नंबर भी एग्जैक्टली निकाला गया, एक्सप्लोजिव्स कहाँ से आया था, इन सभी बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया गया, और इनका पूरा ट्रेस पाकिस्तान में इसको ट्रेस किया गया, मुजफ्फराबाद में। हालांकि पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है, बट इंडिया इसको फॉलो अप करेगा। और ये जो ऑथर है ये भी कह रहे हैं कि जो अदिल अहमद दार था, जो इसमें सुसाइड बॉम्बर था, वो लोकल कश्मीरी था। सो ऑथर का ये कहना है कि हमें ये भी देखना है कि एलियनेशन ना हो, जो लोकल कश्मीरी यूथ से उसका एलियनेशन ना हो, और जो अभी कदम उठाए गए हैं 370 एंड 35A को हटाने का जम्मू एंड कश्मीर से, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कि वहाँ के जो लड़के हैं या वहाँ के जो सिटीजन हैं वो टेररिज्म से हट के भारत के कॉन्फिडेंस में आए। तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है, कल मैंने आपको बताया था कि जो फेज 2 ट्रायल है वो शुरू हो गया है वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का। कोविशील्ड जो वैक्सीन है पुणे में, पुणे भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे 2 लोगों को एज अ वॉलंटियर उन्होंने किया था फेज 2 वैक्सीन ट्रायल के लिए। तो नाउ ऑथर इज टॉकिंग अबाउट फेज 3। सो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली, ये पूरे का मैं अब समरी बताता हूँ। इन द होल समरी ही इज सेइंग जो फेज 3 ट्रायल होगा वैक्सीन का, उसमें जो हेल्थ वर्कर्स है उनको लेना चाहिए, और खासकर जो 55 ईयर्स से ऊपर है, सो उनको लेंगे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर ऑलवेज एक्सपोज टू कोरोना से एक्सपोज रहते हैं, सो उनके चांसेस कोरोना कॉन्ट्रैक्ट करने के काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर वैक्सीन हम उनको देंगे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, और उसके बाद अगर वो कोरोना मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर उनको कोरोना नहीं होता है वैक्सीन लेने के बाद में, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, बिकॉज जो पर्सन एक्सपोज है कोरोना से, उसने अगर इम्यूनाइजेशन हुआ है एंड देन उसको कोरोना नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी द रियल टेस्ट दैट फेज 3 इज वर्किंग। सो बेसिकली इसका यही समरी है पूरे का। नाउ व्हाट नेक्स्ट? NDHM मैंने आपसे पूछा था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिजिटल ID अलॉट किया जाएगा, आप लिखिए कमेंट में व्हाट इज NDHM। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हम जो बात कर रहे थे GST का, सो व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग? गवर्नमेंट हैज सेड दैट आप बोरो करिए। व्हाट एल्स इज सेइंग? इट्स सेइंग द लॉ गारंटेड स्टेट्स कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू। सेम चीज 2022 तक कंपनसेशन पे किया जाएगा। और इस कंपनसेशन में एक चीज मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें एक आंकड़ा है, ये है, अगर आप देखें, सो ये GST कलेक्शन है। ये GST कलेक्शन का ट्रेंड है, आप देख सकते हैं 18-19 का ट्रेंड। 18-19 से कंपैरिजन में 2019-20 में GST जो कलेक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। एंड ऑन सिमिलर लाइन ये भी मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको। ये है GST कलेक्शन स्टेट वाइज। तो आप इसमें देखेंगे महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है
फॉलोड बाय अदर स्टेट्स. सो उत्तर प्रदेश का 65,281 करोड़ है, एंड देन महाराष्ट्र का 1,85,000 करोड़ है, गुजरात इज देयर, तमिलनाडु इज देयर. सो ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सब का रिवेन्यू इस बार जीएसटी जो कलेक्शंस है वो कम होने जा रहा है. तो आपको मैंने ये आंकड़ा बता दिया, तो कोई पूछे तो आप यू कैन ऑलवेज से महाराष्ट्र का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हाईएस्ट है, एंड देन फॉलोड बाय कर्नाटका. ये पिछले साल का आंकड़ा है, इस साल तो कोई सेंस ही नहीं है बिकॉज एनीवे इट्स गोइंग टू फॉल शॉर्ट. सो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या डिसीजन इसमें लेती है. व्हाट, हाँ, यहां पे मैं आपको कह रहा था कि द सेंट्रल लिस्ट, द आर्टिकल 341 एंड 342, ये क्या है? द सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इज नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूड और इंक्लूड कास्ट इन द लिस्ट. बेसिकली यही है कि आर्टिकल 341 में लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड आर्टिकल 342 में लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाई किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा. और इसमें अगर कोई कास्ट को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट्स नहीं कर सकते हैं. सो यही बात मैंने आपको भी पूछा भी था क्वेश्चन में, वही मैं आपको कह रहा था. नाउ लेट्स सी, ये प्रपोजल है 7 बेंच जज के पास जाएगा कि क्या इसके अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है. शेड्यूल कास्ट जो कास्ट है उसके अंदर सब कैटेगरीज बना के क्रीमी लेयर टाइप कोई कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये हमें मालूम चलेगा. सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जज बेंच है वो डिसीजन उसमें देगी. नाउ दिस इज अगेन रिगार्डिंग टू जीएसटी. जीएसटी में जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं, जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है. दे आर सेइंग अगेन द सेम थिंग. जो जीएसटी एक्ट के तहत उनको देना चाहिए था, कंपनसेशन एक्ट के तहत पे आउट मिलना चाहिए. एंड देन अगेन दे आर सेइंग कि आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि पैसा स्टेट्स को मिले. ये हम सभी जानते हैं, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट दे आर सेइंग, ये सेइंग कि कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनना चाहिए जीएसटी काउंसिल में. ये इंपॉर्टेंट है. कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, तो मैंने एग्जैक्टली आपको यही पॉइंट कहा था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या उसका मैकेनिज्म होना चाहिए. देखिए आज वही चीज अपोजिशन पार्टीज भी कह रही है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए जीएसटी काउंसिल का भी, जिससे कि जो डिस्प्यूट अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो अपोजिशन गवर्नमेंट्स है, स्टेट्स गवर्नमेंट, दे आर नॉट एग्रीइंग, वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम बोरो करें. वो चाहते हैं कि सेंटर बोरो करे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करे और वो स्टेट्स को दे. वो नहीं चाहते कि जो राज्य हैं वो उधार ले. तो एक तरीके का डिस्प्यूट है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन जीएसटी काउंसिल. ओके, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ये है AR लक्ष्मणन. इनकी ये डेथ हो गई है इनकी. ये थे जस्टिस लक्ष्मणन. ये 18th लॉ कमीशन जो था उसके चेयरमैन थे और ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं. 2007 में रिटायर हो गए थे और 2007 से 2009 के बीच में जस्टिस लक्ष्मणन पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ 18th लॉ कमीशन. तो आपको ये ध्यान रहे, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इसलिए पूछ लिया था कि कहीं आता है तो आप उसको लिख सको. नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. यहां पे है रशिया और इंडिया. ये बता दूं मैं आपको, इंडिया जो है रशिया से खरीद रहा है, क्या क्या खरीद रहा है? MiG 29 खरीद रहा है, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ले रहा है और 6 KA-31 हेलीकॉप्टर ले रहा है. ये आपको ध्यान रहे. और इंपॉर्टेंट क्या है, S-400 मिसाइल्स की बात हुई है. सो S-400 मिसाइल्स जो है इंडिया लेने वाला है, उसके लिए पैसा का आवंटन किया जा रहा है. नाउ 21 MiG 29 डिफेंस जुलाई में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है. 29 MiG 29 और अपग्रेड भी किए, जो पुराने मिग से उनको अपग्रेड किया जा रहा है. सो काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट चल रहा है. भारत और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेके भारत डिफेंस सेक्टर में बहुत खरीदारी कर रहा है. और भारत अपने भी जो इंडिजिनस हैं उसमें भी काफी खरीदारी के इस समय उस माइंड बना रखा है. तो लेट्स सी कब तक ये डिलीवरी होती है. रफाल का आपको मालूम है 5 रफाल जो प्लेन है वो ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं. सुखोई भारत का एक अच्छा और एक और पूरी फ्लीट है, अच्छी फ्लीट है. नाउ ये देखिए, ये भी है, ये भी डिफेंस से ही रिलेटेड है. पीएम इन्होंने क्या कहा है, पीएम ने कहा है कि भारत इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि जो आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में भारत उभर सके, इसके लिए भारत काम कर रहा है. तो ये कह रहे हैं कि 74% FDI अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने. एंड व्हाट एल्स, ये कह रहे हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए हैं. मेजर्स ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेजर्स लिए हैं. ये क्या है, सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग जो है वो सिंप्लीफाइड कर दी गई है. एंड एक्सपोर्ट्स जो है उनको भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है.
उसके अलावा क्या है, ये कह रहे हैं कि वी हैव ईयरमार्क पोर्शन ऑफ अ डिफेंस बजट फॉर प्रोक्योरमेंट ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। 52,000 करोड़ ईयर मार्क कर दिया गया, मतलब 52,000 करोड़ का खरीदारी जो है वो डोमेस्टिक आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे किया जाएगा। और नेक्स्ट इनकी पॉलिसी क्या है, नेक्स्ट पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आना ही आना क्वेश्चन है। इससे डिफेंस से देखिए इतना ज़्यादा इसमें अपडेट है डिफेंस में कि क्वेश्चंस कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें डिफेंस सेक्टर से क्वेश्चंस आने ही आने, या तो क्या हम खरीद रहे हैं, क्या हम टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन सी नई पॉलिसीज आई हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या बोला है डिफेंस से ऊपर, उसमें से बहुत गहराई से उसको पूरा तैयार करना है। और लगातार हम लोग इस चैनल पे तैयार भी कर रहे हैं ना। ये क्या है, ये है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये एक प्रपोज किया गया इस ड्राफ्ट अभी ये। इसमें क्या है, इसमें है मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ 25 बिलियन और 1,75,000 करोड़, इसका टारगेट किया गया है। किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ $5 बिलियन इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2025। ये याद रहे बिल्कुल, 5 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का टारगेट है भारत का, कौन सी फील्ड में, एरोस्पेस में और डिफेंस गुड्स में। और मैन्युफैक्चरिंग टारगेट क्या है, $25 बिलियन और 1,75,000 करोड़ का। ना क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या रिफॉर्म्स मेजर्स हैं। रिफॉर्म मेजर्स भारत ने लिया है आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के फील्ड में। इसका मैंने बताया था कि 2016 में ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था। और टैक्सेशन में मैंने आपको बता दिया कि टैक्सेशन में जो नया टैक्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो जिसकी घोषणा इंडिपेंडेंस डे के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो वो आपको ध्यान रहे, वो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, नया डिजिटल जो टैक्सेशन प्लेटफॉर्म है। और स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में। नाउ व्हाट एल्स, ये कह रहे हैं कि 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो पास किया गया है, कहाँ कहाँ पे, यूपी में एंड तमिलनाडु में। टारगेट क्या है, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैड बीन सेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गठन करने की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। और उससे पहले मैं बता चुका हूं 101 आइटम नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाला जा चुका है, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं सिर्फ वो बनाएगी। और भारत टारगेट कर रहा है किस चीज के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी भारत का लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो या कंपनीज बाहर से आके सेटअप हो, वो उस दिशा में भारत काम कर रहा है। तो डिफेंस में और आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत बड़े कदम भारत ने उठाए हैं। क्या रिजल्ट्स इनका आएगा देखना होगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। यहां पे क्या है, ये है मसूद अजहर से रिलेटेड, मौलाना मसूद अजहर जो जेईएम का चीफ है। तो भारत ने ये कहा है कि चार्जशीट में इसका नाम आया है और ये मास्टरमाइंड था, जो पुलवामा अटैक था उसको पाकिस्तान छुपा रहा है। देखते हैं इसमें भी क्या होता है, चार्जशीट में जब आगे ट्रायल चलेगा तो लेट्स सी ट्रायल में क्या होता है आगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगला है ये इंटरनेशनल रिलेशन से। पहला एक है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपको याद होगा मॉस्क में गनमैन ने 51 लोगों की मर्डर कर दिया था। तो उसमें जो गनमैन था ब्रेंटन टैरेंट, इसको जो है सजा दी गई है और आजीवन कारावास की इसको सजा मिली है। नाउ 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है, एक है साउथ चाइना सी से रिलेटेड और एक है टर्की और ग्रीस से रिलेटेड। चाइना में क्या हुआ है, वहां पे चाइना ने अक्यूज किया है कि ये साउथ चाइना सी में जो चाइना का ड्रिल चल रहा है वहां पे यूएस स्पाई प्लेन वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसने 2 मिसाइल फायर किए हैं, DF-26 एंड DF-21 फाइल किया है। और क्या है वहां पे डिस्प्यूट ये है कि पूरा साउथ चाइना सी और पूरा आसपास का एरिया चाइना क्लेम करता है। कौन कौन से सी हैं, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। वहां पे एक्सरसाइजेस चल रहा है चाइना का। और वहां पे यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी वहां पे है। क्यों, क्योंकि जापान एंड बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो यूएस एलाइज हैं, सो उनके प्रोटेक्शन के लिए यूएस ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं पे रखा है साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट है टर्की और ग्रीस के बीच में, कल मैंने पूछा भी था, मेडिटेरेनियन सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस के रिजर्व्स को लेके, बेसिकली वहां पे डिस्प्यूट है। और लेट्स सी, अभी इसको हम मैप के हिसाब से समझेंगे। आई विल शो यू द मैप आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये है आपका, पहले दिखाता हूं मैं आपको साउथ चाइना सी का एरिया। ये देखिए, ये है पूरा चाइना से रिलेटेड जो इश्यू है। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज नॉर्थ कोरिया, जापान आपको दिख रहा होगा, येलो सी आपको दिख रहा होगा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के
वेस्ट में येलो सी है, फिर ईस्ट चाइना सी, ये मैंने गोल कर रखा है, दिस इज शंघाई, ये ताइवान ताइपेई है, दिस इज ताइवान, ताइवान को भी लेके चाइना और यूएस में चल रहा है, ताइवान को चाइना अपना पार्ट कहता है, तो लेट्स सी क्या होता है। और ये पार्सल आइलैंड्स हैं, पार्सल आइलैंड पे चाइना अपना दिखाता है, लेकिन वहाँ पे डिस्प्यूट है, वियतनाम कंबोडिया ये भी है। पार्सल आइलैंड बेसिकली एक मैनमेड आइलैंड है, और ये पार्सल आइलैंड दिस इज साउथ चाइना सी, ये जो पूरा पार्सल आइलैंड और इसके आसपास का एरिया देख रहे हैं, वियतनाम, फिलीपींस, ये पूरा एरिया साउथ चाइना सी का है। एंड दिस इज ईस्ट चाइना सी, दिस इज येलो सी, जापान। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हो रखे हैं, एंड ये सब ब्लेम करते हैं कि चाइना जो है बड़ी कंट्री होने के कारण ये पूरा एरिया हड़पना चाहता है। क्यों एरिया हड़पना चाहता है? क्योंकि ये पूरा भंडार है, नेचुरल गैस का, तेल का पूरा भंडार है, ये बहुत बड़ा रिजर्व है, तो इसलिए चाइना चाहता है कि पूरा एरिया कैप्चर कर ले। नाउ जापान और ये जो है ये दे आर अलाइज ऑफ यूएस, अमेरिका के अलाइज हैं, दोस्त हैं। सो इसीलिए अमेरिका यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर अपना रखता है, शिप रखता है, जो कि चाइना को जिससे डरा सके। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इशू था टर्की का और इसका, तो ये भी मैप से दिखा दूं। ये इटली आप ये ग्रीस देख रहे होंगे आप, ग्रीस मैंने कलर कर दिया, एंड दिस इज टर्की, दोनों आप दिख रहा होगा आपको, टर्की, दिस इज टर्की, दिस इज ग्रीस। और जो टर्की और ग्रीस का ये एरिया है, यहाँ पे देखिए ये मेडिटेरेनियन सी का है, और ये एरिया उसके ईस्ट में ईस्ट मेडिटेरेनियन सी है। और ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप साइप्रस है, यहाँ पे ये साइप्रस का एरिया है, एंड दिस इज लेबनान, सीरिया, ये सब एरिया। दिस इज इजिप्ट और लीबिया। इजिप्ट और लीबिया क्यों पिक्चर में आ गए? क्योंकि इजिप्ट और लीबिया से लगातार ग्रीस और टर्की, ग्रीस जो है समझौता करते जा रहे हैं, जिससे कि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, और साथ में जर्मनी और फ्रांस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो लेट्स सी, इसका भी कारण है जो नेचुरल गैस और तेल के यहाँ पे रिजर्व्स होना, उसके कारण लगातार जो सी बाउंड्रीज हैं उसको वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। मैप में आपने देख लिया, कहीं भी क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर, अब आप आंसर आराम से उसको कर सकें। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे लगातार जो बेलारूस में इलेक्शन हुआ था, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो वहां पे रशिया ने ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी बेलारूस को। बेलारूस से क्या रिलेशन है रशिया का? जो सोवियत संघ था, उसी जब उसका विघटन हुआ था, जब वो ब्रेक हुआ था, तो बेलारूस एक कंट्री था जो उससे अलग होकर बना था। तो पहले वो सोवियत संघ या रशिया का ही पार्ट था बेलारूस। नाउ ये क्या है? दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। इसमें क्या है? ये है हैव नॉट एग्जॉस्टेड पॉलिसी ऑप्शन। सो बेसिकली ये है रिलेटेड टू इकोनॉमी। इसमें ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर दास हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा है कि और भी ऑप्शंस हैं, आरबीआई स्टिल हैव द ऑप्शंस विथ रिस्पेक्ट टू रेट कट्स और रेपो रेट कट्स, जो वो सही टाइम पे कदम उठाएंगे। एंड देन लोन मॉरेटोरियम जो लागू किया गया था, वो भी टेम्पोररी सॉल्यूशन है एंड नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप आने वाले दिनों में इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत आप अपडेट रहेंगे, एंड लेट्स सी क्या होता है। बेसिक हम ये मान के चले, जीएसटी का मैंने आपको बता दिया, आप ये भी मान के चलो कि जीडीपी हमारी कम होने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, लेकिन सरकार, गवर्नमेंट जो है लगातार मेजर्स उठा रही है, तो हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक आंकड़ा आया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस चलाती है, महिलाएं, उनके बिजनेस में 12% की काफ़ी कमी आई है। और ये कह रही है कि एक आंकड़े के हिसाब से वैसे वुमेन बिजनेसमैन या एंटरप्राइजेस 12% है टोटल एसएमईज के। फिर वो एक कदम उठाया जा रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मैं आपको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का। सो यू शुड बी नोइंग बिजनेस में कितनी महिलाएं हैं। 12% है जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो 12% ऑफ एमएसएमईज हैं, और उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ा है बिकॉज ऑफ कोरोना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड माल ना पहुंच पाना। ना उसके लिए क्या है, अब आगे क्या है? व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग एक्सेस, फाइनेंस, उनको लोन प्रोवाइड करवा रही है, फाइनेंसिस उन तक पहुंचा रही है, और भी कई मेजर्स उठाए हैं। इकोनॉमी के सेंस में बोले तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, लोन्स एट कंसेशनल रेट्स दे आर गेटिंग, ग्रांट टैक्स हॉलीडेज, क्रिएट अ मेंटर नेटवर्क एंड एनेबल देम टू बी अ वेंडर टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो यूपीएससी के हैं वो इस 5 पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, जो एग्जाम्स दे रहे हैं यूपीएससी का। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो दिए हैं, किस तरीके से इनको बढ़ाएंगे, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए।
ये आपके नोट में चले जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एशियान। एशियान के साथ में एक बैठक के दौरान में, एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल बैठक के दौरान में, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि भारत और एशियान को और बेहतर जो इकोनॉमिक्स में काम करने की आवश्यकता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में। हुआ क्या है, हुआ एक्चुअली क्या है कि जो भारत का इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो 81 बिलियन डॉलर से घट के 77 बिलियन डॉलर हो गया है। सो इसी के लिए उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उन्होंने जो ट्रेड पोटेंशियल है वो फुली यूटिलाइज नहीं किया है, तो वो जरूरत है कि फुली यूटिलाइज करें। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, टेनिस नंबर 1 कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया। जोकोविच जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है अभी फिलहाल टेनिस में। तो टेनिस स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत वैसे तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1, किनको अवार्ड मिला, ये सब पूछे जा सकते हैं ना। हम देखेंगे अब नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट वी विल टेक फ्यू वर्ड्स। उससे पहले मेंस का एक क्वेश्चन। तो मेंस का आज का जो क्वेश्चन रहेगा, आज जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि इन व्यू ऑफ आर्टिकल 341 एंड 342, ठीक है, इन व्यू ऑफ आर्टिकल 341 एंड 342 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाउ डू यू सी द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द सब क्लासिंग ऑफ, लिख लीजिएगा इसको, रिगार्डिंग द सब क्लासिंग ऑफ कास्ट अंडर आर्टिकल 341 342 एंड विल देयर बी बेनिफिट्स ऑफ दिस। तो बेसिकली ये जो जजमेंट आया है उससे रिलेटेड जो ये कहा है कि जो कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके अंदर भी सब क्लास बना देने के लिए। तो आर्टिकल 341 एंड 342 को देखते इन कॉन्टेक्स्ट में, क्या ये जो जजमेंट है इसमें जो बात कही गई है आप उसको कैसे देखते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सो आपको ये लिखना है। नाउ वी विल टेक सर्टन वर्ड्स। आज के हम देखेंगे क्या हमारे वर्ड्स है। ओके फ्रेंड्स, एक और इसमें है कि मैंने आज से ये किया है कि हिंदू के अलावा जो बाकी न्यूज़पेपर है उनके अगर एडिटोरियल सही है, दैट ऑल्सो वी आर टेकिंग अप, एडिटोरियल या जो न्यूज़ है। सो आज इंडियन एक्सप्रेस का ये मैंने लिया है, ये कवर नहीं हुआ हिंदू में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रोहतांग टनल के बारे में। और रोहतांग टनल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये मनाली ले को कनेक्ट करता है। ले में आपको मालूम है कि लगातार पिछले 6 महीने से डिस्प्यूट है। नाउ न्यूज़ क्या है, बहुत अच्छी खबर है ये रोहतांग टनल नियर मनाली ये फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। क्या है ये? 9 किलोमीटर टनल है, ये अटल टनल नाम इसको दिया गया है और ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर। और दूसरा क्या है, ये ज्वाइन करेगा ले और मनाली के बीच में है ये टनल, और मनाली और ले के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम कर देगा। और व्हाट एल्स इज देयर, ये भी है कि इसके आगे और भी टनल बनने हैं। और ये इसकी एक हिस्ट्री ये है कि 1990 में फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी, 2010 में इसका फाउंडेशन स्टोन बनाया गया था, 2015 में कंप्लीट होना था, फिर वो डिले होके मई 2020 चला गया, फिर कोरोना की वजह से अब फाइनली सितंबर में फाइनली ये रोहतांग टनल ये भारत को मिलने जा रहा है। और रोहतांग टनल मिलने से मनाली और लेह की दूरी तो रहेगी ऑल वेदर, मतलब मनाली और लेह में बर्फ के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे काफ़ी बर्फ पड़ती है, जिससे कि रास्ता कट जाता है मनाली के पास, मनाली के आगे जाने के लिए रोहतांग पे इतनी बर्फ हो जाती है। तो इस टनल के बनने से जो रास्ता है वो खुला रहेगा, पूरे टाइम खुला रहेगा। और भी कुछ टनल बनने हैं उस रोड पे, मनाली और लेह के रूट पे, वो भी फ्यूचर में बनेंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, 9 किलोमीटर अटल टनल सितंबर में मिलने जा रहा है। सो ये इंडियन एक्सप्रेस का था आर्टिकल, मैंने इसको भी कवर कर दिया, याद रखिएगा इसको। अब आज के क्या वर्ड्स है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आज एडिटोरियल में यूज हुए थे। परपेचुइटी, इसका मतलब होता है कि शाश्वत, मतलब स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर, हरदम के लिए बने रहना। ये है डिमेनर, इसका होता है आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग, आचरण, आपका आचरण जो है उसको बोलते हैं, नाउन है ये। नेक्स्ट है, बार बार इसको बात हो रही थी, मॉरेटोरियम, ये एक नाउन है। और ऋण स्थगन, बार बार मॉरेटोरियम की बात हो रही है तो आपको ये ध्यान रहे, ये है टेम्पोररी प्रोहिबिशन ऑन एन एक्टिविटी, ऋण स्थगन में इसका मतलब है। एलियनेशन, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है आज। एलियनेशन कहाँ हुआ है? आज इस्तेमाल हुआ है जो
पाकिस्तान से रिलेटेड जो आर्टिकल था, जो जेईएम से रिलेटेड था, कि किस तरीके से एनआईए ने चार्जशीट फाइल की और उसमें जो लोकल कश्मीरी है उनका इन्वॉल्वमेंट मिला, तो भारत को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो कश्मीरीज हैं वो एलिनेटेड ना फील करे। तो बेसिकली एलिनेशन का मतलब क्या है? अलगाव की भावना या अपने आप को अलग थलग महसूस करना, इसका मतलब ये होता है एलिनेशन। नाउ फ्लमक्स्ड ये वर्ड है, इसका भी यूज हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका एक तरीके से मतलब होता है परेशान करना या सरप्राइज हो जाना। सो ये भी आज के एडिटोरियल में यूज हुआ है वर्ड। सो आज का जितने भी थे वर्ड्स थे वो मैंने कवर कर दिया। ये एलिनेशन वर्ड बार बार आप यूपीएससी में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो आप उसका पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे एलिनेशन पे। सो एलिनेशन किसी के आधार पे भी हो सकता है, कास्ट के आधार पे हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, या पैसे के आधार पे हो सकता है कि गरीब लोगों को एलिनेट कर दिया जाए सोसाइटी से। सो एलिनेशन एक पावरफुल वर्ड है और आप कोई एग्जाम होगा जो आपका, उसमें जरूर यूपीएससी एग्जाम में तो जरूर आप यूज करिएगा इसको। सो ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस था ये, और 2-3 चीज़ें हमने नई इसमें जोड़ दी है। बाकी जो एक तो हमने जो बाकी न्यूज़पेपर है उनके भी एडिटोरियल या न्यूज़ आर्टिकल कवर करना शुरू कर दिया है। एंड हमने जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे काम के हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं या विच वी कैन यूज इन आवर एग्जाम और आवर इंटरव्यू, वो हम हैं, या फिर सिर्फ नॉलेज के लिए भी जरूरी है, दैट वी हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग, वो हमने इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है ये मैप। अब मैंने ये शुरू किया है कि मैं आपसे कहता था कि आप मैप से पढ़ो, लेकिन मैंने खुद ये शुरू किया है कि वो मैप आपको दिखाऊं ताकि आपको भी आदत लगे कि जो चीज़ के बारे में बात हो रही है वो आपको मैप में दिखे, उसको मैप में दिखे। तो इसीलिए आज हमने जीएसटी का एक आंकड़ा रखा था एक मैप के थ्रू, एंड देन ये ग्रीस एंड टर्की का भी मैंने आपको दिखा दिया। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 360 डिग्री से आप उसको आंसर कर पाएंगे, बिकॉज यू नो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं या कौन कौन सी कंट्रीज उसके अगल बगल है। सो जोग्राफिकली यू नो द थिंग्स। सो ये मेरा कोशिश था, दैट वी हैव अचीव टुडे। सो लेट्स सी। और इसके जो क्वेश्चंस है जीके प्रीलिम्स के, आई होप मैक्सिमम लोगों ने कमेंट्स में आंसर किया होगा, नहीं किया होगा तो इस पूरे सेशन के दौरान आपको मालूम चल गया होगा, दैट आई होप। सो ओके फ्रेंड्स, ये आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, एंड कल फिर से हम लोग कल का जीके एंड एनालिसिस लेके आएंगे।